नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। छठवें चरण का मतदान कल संपन्न होगा और उसके बाद लोकसभा का आखिरी चरण 1 जून को संपन्न हो जाएगा। इस बार के चरण में मुद्दों को छोड़कर बाकी सब पर बात हुई है और कुछ ऐसे बयान भी आए जिन्होंने संशय की स्थिति भी पैदा की। एक इंटरव्यू के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि बीजेपी अब अधिक सक्षम है और पहले आरएसएस की जरूरत थी, लेकिन अब पार्टी अपने काम खुद करती है। जेपी नड्डा जून 2019 में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने थे और इसके बाद 20 जनवरी 2020 को पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाए गए। दरअसल बीजेपी नागपुर से आए फैसलों से चलती रही है, ये किसी से छिपा नहीं था, लेकिन नड्डा के इस बयान से हड़कंप जरूर मचा था। क्या कहा था जेपी नड्डा ने इंटरव्यू के दौरान, और मोहन भागवत की भी क्या कुछ इन तमाम मुद्दों को लेकर बहुत सारी ऐसी बातें देखिए बीच में आई थी। इन्हीं तमाम मुद्दों पर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में मुद्दे से ज्यादा बयानबाजी चर्चा में रही, लेकिन कुछ ऐसे बयान भी आए जिन्होंने राजनीतिक दलों के रिश्तों की भी कलई खोलने का प्रयास किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये बयान कि बीजेपी उस समय से आगे बढ़ चुकी है जब उसे आरएसएस की जरूरत थी और अब वो सक्षम है और अपने काम खुद करती है, काफी चर्चा में रहा। उन्होंने कहा, आरएसएस एक वैचारिक मोर्चा है और अपना काम खुद करता है। नड्डा से जब पूछा गया कि क्या भाजपा को अब आरएसएस के समर्थन की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने कहा, आरएसएस एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है, हम एक राजनीतिक संगठन है। ये एक वैचारिक मोर्चा है, वो वैचारिक रूप से अपना काम करते हैं। हम अपने तरीके से अपने मामलों का प्रबंधन कर रहे हैं। यही राजनीतिक दलों को करना चाहिए। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब विपक्ष की प्रतिक्रिया आना शुरू हुई तो मामला और तूल पकड़ता चला गया। कांग्रेस सहित अन्य दलों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि प्रधानमंत्री जैसे हमें नकली शिवसेना कहते हैं, वैसे ही वे कल को संघ को भी नकली कहेंगे। ठाकरे ने पूछा कि संघ का पूरा कैडर आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, आप उसी आरएसएस पर प्रतिबंध क्यों लगा रहे हैं? शिवसेना प्रमुख ने दावा किया कि तीसरी बार जीत हासिल करने के बाद भाजपा अपने मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। ठीक है, आपने क्या कहा था नड्डा साहब, तो अभी इतना ही बाकी है, वो आरएसएस को भी नकली आरएसएस कह देंगे कल उठकर। और मुझे तो अभी आरएसएस को खतरा महसूस हो रहा है मुझे, क्योंकि आरएसएस को वो उसके ऊपर वो बंदी लगाएंगे। भाई जर का ते असं म्हणतात कि राम मंदिरावरती कांग्रेस बुलडोजर चलाएगी, तो आरएसएस पर बैन भाजपा लगे। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, हम बहुत सक्षम हो गए। क्या सिर्फ फुटअव्वल बचा हुआ है आरएसएस में और बीजेपी में? उसमें कोई चर्चा नहीं, उस पर कोई शो नहीं। क्या हो गया है? क्यों सांप सूंघ गया है इस वक्तव्य पे? ऐसे में अब ये तो आने वाले समय में तय होगा कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन ये बात साफ है कि इस चुनाव में बीजेपी के सामने भी कई चुनौतियां रही हैं और पार्टी दिग्गजों का बयान कहीं न कहीं गले की फांस बनता नजर आया है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। देखिए, बड़े महत्वपूर्ण इस बार का लोकसभा चुनाव, हर इलेक्शन ही महत्वपूर्ण होता है। इस बार के चुनाव में हमेशा से एक बात कही है कि इस बार एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए। काफी ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर ये एक दूसरे से भिड़े हैं, लेकिन वो मुद्दे इस पूरे इलेक्शन में पहले चरण के बाद गायब से हो गए। और जिन बातों को लेकर आए, जिन बयानबाजी को लेकर आए, पुरानी चीजों को भी लेकर आए, तो काफी इस पूरे इलेक्शन को दिलचस्प तो बनाया ही, रोचक भी बनाया। लेकिन बात वहीं आके ठहर जाती है कि इस बार जो नतीजे आएंगे वो कैसे होंगे। इन सब के बीच में क्योंकि बयान बहुत ज्यादा आए, तो कुछ बयान ऐसे थे जिन्होंने एक दूसरे को भी नहीं छोड़ा। और निश्चित तौर पर जब इस तरह की कोई बात आती है कि आपसी विवाद है, आपसी घर में कुछ कलह है, आपसी कहते ना कि जो संघ है या भारतीय जनता पार्टी, उनमें कोई परेशानी है, तो जब इस तरह के सवाल आए तो वो कहां से आए? किसी बयान पर ही आए। और उस पर जब विपक्ष अपना पलटवार कर दे या प्रतिक्रिया दे दे, तो वो कहीं ना कहीं एक पुख्ता हो जाता है कि हाँ, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खैर,
ये जो बयान आया ये छोटा सा बयान नहीं था और निश्चित तौर पर आरएसएस जो है वो शुरू से किस तरह से जुड़ी थी, किस तरह से डिसीजंस आते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कैसे लिया, आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी को कैसे लिया, इलेक्शन में कितना वो सक्रिय हमेशा रहे, तो इन सब के बाद ये स्टेटमेंट आना, क्या बाकी भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस एक अलग ग्राफ पर चला गया है जो इस तरह की बातें उन्होंने की हैं? क्योंकि ये हम और आप नहीं कह रहे, ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा। तो अब इसके मायने एक्चुअल में क्या हैं, इस चर्चा पर आगे बढ़ते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अनिल गोयल हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए पुनीत जांगू हमारे साथ जुड़े हैं। पुनीत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हुदा जरीवाला हमारे साथ जुड़ी हैं। हुदा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरएसएस विचारक हैं दिनेश उपाध्याय। दिनेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं रमेश शर्मा जी। रमेश शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले अनिल जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? अनिल जी, ये बयान पुराना हो सकता है बट इतना भी पुराना नहीं है कि उस पर बात ना हो, क्योंकि ये इसलिए भी आज चर्चा का हिस्सा बना क्योंकि विपक्ष की लगातार प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा, चाहे कांग्रेस की तरफ से आई हो, चाहे उद्धव ठाकरे की तरफ से आई हो, मुझे लगता है ये बात और नड्डा जी का ये बयान क्या मायने हैं इसके, मैं तो सीधे से यही पूछूंगी। आरएसएस की जरूरत आपको नहीं है, या ये कहना चाह रहे थे कि कभी जरूरत नहीं थी, या फिर भारतीय जनता पार्टी वाकई इतनी सक्षम हो चुकी है कि अब वो आरएसएस को अपने साथ नहीं रखना चाहती, या उद्धव ठाकरे ने जो कहा कि आप उसको भी बैन कर देंगे एक समय के बाद? देखो, जनता को भ्रमित करने के लिए कोई कुछ भी बयान दे, और ये सिर्फ चुनावी बयान। आरएसएस जो है वो निश्चित तौर पर हम आरएसएस को अपनी मां मानते हैं। हम आरएसएस को हमारा मात्र संगठन है, इसलिए आरएसएस के और हमारी कोई विचारधारा अलग है ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से राजनीतिक दल है और आरएसएस एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। आरएसएस के अंदर सभी विचारधारा के लोग शाखा में जा सकते हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बीजेपी का, कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का, टीएमसी का, कोई भी व्यक्ति आरएसएस की शाखा ज्वाइन कर सकता है। वहां पर आरएसएस देश के निर्माण में लगा हुआ है, वो सांस्कृतिक तौर पर अपनी को चीज को आगे बढ़ा रहा है। इसलिए आरएसएस की लाइन एक वो जो है वो राजनीतिक दल की नहीं है, सामाजिक संगठन की है, और भारतीय जनता पार्टी उसका जो है वो पूरी तरह से राजनीतिक दल है। इसलिए जो जेपी नड्डा जी ने कहा, बड़ा स्पष्ट कहा है, जिसको इन्होंने गलत परिप्रेक्ष्य में ले लिया है। गलत परिप्रेक्ष्य में लेकर के चीजों को खराब करने, कोई चुनावी माहौल है, ये चुनावी माहौल के अंदर गलत भ्रम फैला करके चीजें खराब करना चाहते हैं। कहीं से कहीं तक भी आरएसएस और बीजेपी में कोई मतभेद नहीं है, और आरएसएस हमारा मात्र संगठन है, इसके अंदर कहीं से कहीं तक कोई नहीं है। लेकिन ये तय है कि दोनों संगठन अलग अलग हैं, दोनों संगठन का काम करने का तरीका अपना अलग अलग है, लेकिन दोनों ही संगठन देश के लिए राजनीति करते, दोनों संगठन देश आगे बढ़े इस बात की चिंता करते, देश की तरक्की की चिंता करते हैं। इसलिए हमारी विचारधारा में आपस में मेल खाता है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। सवाल तो बहुत सारे हैं पर वापस आती हूं मैं। पुनीत जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल पहुंच रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ पुनीत जी, आ रही है। अनिल जी कह रहे हैं कि भ्रम फैलाने की कोशिश है। अब भ्रम फैलाने की कोशिश कैसे हो गई? या तो सुप्रिया शिनेत जी कह रही हैं इसलिए भ्रम फैल गया, या उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं इसलिए भ्रम फैल गया, या फिर वो भ्रम फैला कहाँ से? क्योंकि स्टेटमेंट तो जेपी नड्डा का ही था ना, वो इस तरह का स्टेटमेंट देते ना इस तरह की कोई चीजें आती। तो ये बड़ा सवाल है कि ये भ्रम आया कहाँ से, और वाकई में इस बात के क्या मायने? देखिए, इस वक्त एक नया प्रयास चल रहा है। इस वक्त एक व्यक्ति को भगवान बनाए जाने का प्रयास चल रहा है। वो खुद भी अपने आप को धीरे धीरे भगवान कहने लग गए हैं कि मैं बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुआ हूँ, मुझे परमात्मा ने भेजा है। तो इन परिस्थितियों में यदि हम देखें तो जेपी नड्डा जी का बयान बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। और आप यदि ध्यान देंगे तो सबसे पहले ये बात अशोक गहलोत जी पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान ने कही थी कि आरएसएस के लोग घरों से नहीं निकलते। उसके बाद इनका ये बयान आया है, क्योंकि वो बात ज्यादा दिन तक छुपी रह नहीं सकती थी। इस वक्त इनके भीतर भी बहुत ज्यादा सिर फुटबॉल की स्थिति है, एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे। महाराष्ट्र से जो नागपुर के आसपास से भी समाचार आ रहे हैं वो भी उचित नहीं है, ठीक नहीं नजर आ रही वहां स्थितियां। ऐसे में
क्यों इन्होंने बयान दिया? और अब ये कह रहे हैं कि ये तो राजनीतिक बयान है, कोई भी कुछ भी कह देता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष है आपके, छोटी मोटी हस्ती नहीं है। 30 जून को उनका भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो क्या पता उन्होंने ये प्रयास किया हो कि मोदी जी की कृपा बनी रहे तो मैं कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बना रहूं। ऐसा ही माहौल इस वक्त देश में है। जब व्यक्ति खुद को भगवान साबित करने लगे, कोई कहने लग जाए कि जगन्नाथपुरी जो है वो मोदी जी के भक्त है, तो आप इन परिस्थितियों को समझिए और इनको भी समझनी चाहिए कि व्यक्ति को भगवान बनाने का प्रयास बंद करें और आम आदमी की तरह इस राजनीति के मैदान में रहें। इससे अधिक और कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, दिनेश जी आवाज पहुंच रही है मेरी? दिनेश जी, चलिए दिनेश जी अभी हमारे साथ फिलहाल कनेक्ट नहीं है। खुदा जरीवाला जी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही मैम, म्यूट हो तो प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। खुदा जी सुन पा रही हैं मुझे? बट आपकी आवाज नहीं आ रही मैम, कुछ बोलिए प्लीज। आपने म्यूट किया हुआ है शायद, अनम्यूट कीजिएगा। नहीं, आवाज नहीं आ रहा। हम दोबारा से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। रमेश शर्मा जी मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ रमेश शर्मा जी, क्या इस वक्त पे जो इस तरह की बयानबाजी आई या स्टेटमेंट आया या जेपी नड्डा जी ने कहा और खुल के ये भी नहीं कहा कि हाँ हम हैं या हमारी ज़रूरत थी या कभी हुआ करती थी, बहुत अलग तरीके से वो बोल गए, तो निश्चित तौर पर सवाल तो उठा, क्योंकि शुरू से आरएसएस का क्या संबंध रहा क्या नहीं रहा ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इस वक्त पे यदि देखें तो क्या माना जाए कि सब कुछ ठीक नहीं है आरएसएस और बीजेपी के बीच में? मेरी आवाज राखी जी? हाँ आ रही है रमेश जी, बोलिए। तो देखिए, कुल मिलाकर के जेपी नड्डा जी ने जो कहा है वो पहली बार नहीं कहा। आपको अगर ध्यान हो, जिन दिनों अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी ये बात कही है, आडवाणी जी ने भी ये बात कही है। मोटे तौर पर आरएसएस को और भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा समझने की आवश्यकता है। इसमें कोई शक नहीं कि जहां तक मैं समझ पाया हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपा का एकमात्र संगठन है। तो माँ एक बच्चे को उंगली पकड़ करके तब तक चलाती है जब तक वो बच्चा खुद दौड़ने नहीं लगता। बच्चा जब दौड़ने लगता है तो वो अपना उसको साथ छोड़ देती है। ये भाजपा अकेली नहीं है कि जो ये ठीक है कि नीति और सिद्धांत वो आरएसएस का आता है। जिस तरीके से मोदी जी राष्ट्र और संस्कृति को प्राथमिकता देकर के काम कर रहे हैं, ये संघ की लाइन है। लेकिन इसके अलावा कितने सारे ऐसे निर्णय हैं जो राजनीतिक दृष्टि से वो ले रहे हैं। आपको अगर ध्यान हो तो जब मोदी जी ने पहले कार्यकाल में भूमि अधिग्रहण बिल लाए थे, संघ उसके लिए सहमत नहीं था, लेकिन फिर भी बोले आए देश की जरूरत के लिए। ऐसे बहुत से ऐसे निर्णय होते हैं, जैसे मजदूर संघ है वो उनका अपना काम कर रहा है, तो उनके 50-60 उनके जो संगठन है उसमें से अधिकांश संगठन अब इंडिपेंडेंट है और काम कर रहे हैं। डे टू डे की वर्किंग में आरएसएस वाले कभी भी अपने किसी संगठन में हस्तक्षेप नहीं करते, तो भाजपा में भी डे टू डे में हस्तक्षेप नहीं करते। ये ठीक है कि संघ से संबंधित कुछ कार्यकर्ता, कुछ पदाधिकारी भाजपा में भी होते हैं, मजदूर संघ में भी होते हैं, विद्यार्थी परिषद में भी होते हैं, छात्र युवा मोर्चे में भी होते हैं, उनके सांस्कृतिक संगठनों में भी होते हैं। वो अपनी नीति के आधार पर तो ध्यान रखते हैं, वर्किंग में ध्यान नहीं रखते। अगर हम भाजपा के कार्यकर्ताओं को देखेंगे तो आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं या सीधे संघ से संबंधित लोग मुश्किल से 20-25% लोग मिलते हैं। बाकी सार्वजनिक जीवन से भी आए हैं, मजदूर संघ से भी आए हैं, अन्य राजनीतिक दलों से भी आए हैं। तो कुल मिलाकर के जो नड्डा जी ने कहा है वो पहली बार नहीं कहा, इसको सामान्य तौर पर लिया जाना चाहिए। बाकी उन दोनों का जो संबंध है निश्चित रूप से सैद्धांतिक और वैचारिक जो तार है वो अपने ढंग से जुड़ा हुआ है, उस आधार पर वो काम कर रहे हैं। बाकी भाजपा इंडिपेंडेंट अपना काम कर रही है। कितने ऐसे टिकट हैं जो संघ का विरोध करते रहे लेकिन भाजपा में आए तो भाजपा ने उनको टिकट दे दिया। मिला करके ये कोई सामान्य ही लेना चाहिए, ये किसी बड़ी बहस का मुझे तो ये विषय नहीं लगता जी। ठीक है आरपी श्रीवास्तव जी, यहाँ 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। देखिए, एक ऐसा बयान जो आरएसएस को लेकर आता है, अब जैसा कि ये बात साफ है कि आरएसएस को यदि मातृ संगठन कहा यानी अपनी माता माना आपने उनको, तो ये बात भी बिल्कुल साफ हो रही है कि वहां से आप चलना सीखे, तमाम चीजें आप सीखे। तो कहते हैं कि माँ की छाया तो हमेशा रहती है। कई निर्णय हुए हैं, कई इलेक्शंस हुए हैं जिसमें सारी चीजें आई हैं कि वहां से रणनीतियां आई हैं, उसे एक्सेप्ट किया गया है। लेकिन इस बार इस मुकाम पर आकर यदि इस तरह का बयान आता है या उसको साफ गोई से नहीं स्वीकार रहे हैं और कह देते हैं कि अब हम सक्षम हैं,
अब हम सक्षम हैं, मतलब अब हमें जरूरत नहीं है, मतलब तो उसका यही हुआ। तो एक्चुअल में कह दिया बस ऐसे ही, या फिर वाकई इसके पीछे कोई एक अलग बात है? देखिए राखी जी, दो बातें। एक तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एक राजनीतिक संगठन है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये जो है आरएसएस जो है एक तरह सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है। अब सवाल ये उठता है कि अभी जैसे बात हो रही थी कि मातृ संगठन है जिन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, अब ये बात जब सामने आ जाती है तो निश्चित रूप से है कि आरएसएस का, उसकी विचारधारा का भारतीय जनता पार्टी जो भले ही राजनीतिक संगठन हो उस पर असर है। और वहाँ के संगठन के कार्यकर्ता, इवन प्रधानमंत्री जी खुद संघ से ही हमको लगता है राजनीति में आए हैं, और शर्मा जी बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि क्योंकि उनके बारे में पूरी जानकारी है कि किस तरह से संघ के लोग यहाँ पर एक तरह से माइग्रेट कह लीजिए या जुड़ने के लिए राजनीतिक संगठनों में आए। तो आज ही नहीं, अभी भी आप जरा देखेंगी कि जब भी कभी भारतीय कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जब भी कोई बात कहते हैं या कोई वार पलटवार होता तो उसमें संघ का नाम जरूर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। मतलब यह है कि कहीं कहीं से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। बयान सुर्खियों में इसलिए आ गया क्योंकि इस दौरान चुनाव हो रहा है 2024 का, और ऐसे में संघ की भूमिका तो रहती है, इसलिए रहती है कि संघ चाहता है कि उसका जो भी संगठन है, अनुषांगिक संगठन है, वो बढ़े, आगे बढ़े और देश के विकास में आगे अपनी भूमिका निर्वहन करे। लेकिन अभी देखिए ये तीसरी बार जो है चुनाव होने जा रहा है, और 10 साल से प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं। हमें लगता है कि जो बयान नड्डा जी ने दिया है उस पर प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक है। स्वाभाविक इसलिए है कि जो विपक्ष है हमेशा इस बात का प्रयास करता है कोई ऐसा बयान आ जाए जिस पर उसको कुछ बोलने का मौका मिल जाए। तो ये जो इस परिस्थितियां निर्मित हुई हैं राखी जी, बयान आने के, और वो भी तब जब देश में चुनाव हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जब ऐसा कोई बयान आता है तो निश्चित रूप से उस पर वार पलटवार होता है, और शायद यही वजह है। लेकिन ये बात तो तय है कि संघ का भाजपा से बड़ा करीबी नाता है, बहुत ही करीब है, और जो भी पॉलिसी है, चाहे तमाम चीज़ें हैं, संघ की भूमिका जरूर रहती है। और सिर्फ जैसा शर्मा जी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में अगर कोई ज़रूरत है तो उन सारी बातों पर संघ आगे आता है। लेकिन बहुत सारे बयान आपने देखा होगा कि बिहार में जब चुनाव हो रहा था, एक बयान ने पूरी बाजी पलट दिया मोहन भागवत के, तो उसको भी देखना होगा। मतलब आज भी लोग जो है, आम लोगों में ये बात है कि संघ का ही जो है एक अंग भारतीय जनता पार्टी है। और जिस तरह से जैसे बताया नड्डा जी ने कि हम सक्षम हो गए हैं, निश्चित रूप से सक्षम हो गए। 2 बार सरकार बनी, भारी बहुमत से सरकार बनी, तो निश्चित रूप से सक्षम है। लेकिन ये बयान आने के बाद इस तरह की परिस्थितियां जरूर निर्मित हुई हैं, और इस पर विपक्ष को एक मौका जरूर मिला। बिल्कुल ठीक बात है। हुदा जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ पा रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हुदा जी, अब आ रही है। हुदा जी, ये जो बयान आया है इस पर सब अलग अलग अपनी बात रख रहे हैं। देखिए, राजनीतिक रूप से जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो एक अलग हैं, यहाँ पे भी तमाम पैनलिस्ट हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, उनके भी अपने मत हो सकते हैं। लेकिन इस तरह का जो बयान है, आप क्या समझती हैं? देखिए, हम सब ये जानते हैं, सारी की सारी तमाम जनता ये जानती है कि आरएसएस ही भाजपा है और भाजपा ही आरएसएस है। अब अगर नड्डा जी को लगता है कि उनका काम हो गया है, उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में सक्षम हो गई है, तो हम आरएसएस को उठा के फेंक सकते हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी राजनीतिक गलती होगी। इससे मेरा मुराद ये है कि आरएसएस का जो कार्यकर्ता है, आरएसएस की जो शाखाएं हैं, जितने संघी परिवार के लोग हैं, उनकी शाखाएं मुल्क के अंदर अंदर तक घुसी हुई हैं। ये लोग गांव-गांव तक पहुंचे हुए हैं। इनके हर शहर में आपको शाखा, हर स्टेट में आपको शाखा मिल जाएगी। तो आरएसएस जो बनी है, उसी का सहारा लेके भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पे आज पहुंची है, वो सिर्फ आरएसएस के सपोर्ट से पहुंची है। अब इनको ये लगता है कि हम लोगों को इस तरह से इस्तेमाल करके फेंक सकते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी का कोई नया काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत पुराने टाइम से यही कर रही है। आपने देखा किस तरह से उन्होंने अडवाणी जी को साइड पे कर दिया, बिल्कुल उनकी चाहे एज का रेफरेंस देके या किसी चीज का करके, किस तरह से मनोहर लाल जोशी जी को साइड पे कर दिया गया। अगर स्टेट लेवल पे देखें तो वसुंधरा राजे जी को साइड पे बिठा दिया गया, शिवराज सिंह चौहान जी को साइड पे बिठा दिया गया, और अब जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने बयान दिया है कि बहुत जल्द ये लोग योगी आदित्यनाथ जी को भी साइड में बिठा देंगे, ये लोग
खुद जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो उनके लिए चुनाव प्रचार नहीं हो रहा है, ये एक्चुअली चुनाव प्रचार हो रहा है अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है अगले साल तक, क्योंकि उनका खुद ही बनाया हुआ मैनिफेस्टो है ये बीजेपी वालों का कि 75 इयर्स के बाद आप किसी राजनीतिक पद पे या इनफैक्ट आप पार्टी का भी हिस्सा नहीं हो सकते। हाँ, अगर मोदी जी खुद अपना बनाया हुआ मैनिफेस्टो या अपनी बनाई हुई जो रूल्स हैं कि सबके लिए अलग रूल है, मेरे लिए अलग रूल है, अगर वो ये चीज अपनाना चाहते तो फिर और बात हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ और सिर्फ काम है लोगों को इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करके साइड पे कर देना, इस्तेमाल करके फेंक देना। आरएसएस जिसकी वजह से बीजेपी, क्योंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी सिर्फ आरएसएस की आइडियोलॉजी है, यही हिंदू मुस्लिम पे बात करना, पाकिस्तान को बुरा कह देना, जो हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाना, मंदिर मस्जिद पे राजनीति करना, उसके अलावा मुद्दों की तो कोई राजनीति बीजेपी ने आज तक ना की है, ना आगे इनसे कोई उम्मीद है। अब वही आरएसएस जिसने इनकी ये हिंदुत्व वाली जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग इस तरह की आइडियोलॉजी जिसका बेसिस हिंदुइज्म से नहीं है, क्योंकि हिंदुइज्म एक अलग चीज है और हिंदुत्व एक बहुत अलग चीज है। जिस तरह से मेरे जो प्रीवियस पैनलिस्ट थे उन्होंने कहा कि ये तो उड़ीसा में जाके इनके संबित पात्रा जी बोलते हैं कि भगवान जगन्नाथ के भक्त हैं मोदी, मतलब सॉरी जगन्नाथ जी मोदी जी के भक्त हैं। मतलब ये कितनी हैरत अंगेज बात है, जो राम जी को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे इनकी औकात है, राम जी भगवान है, ये लोग राम जी को लेके आएंगे। मतलब ये कहना क्या चाहते हैं कि हम भगवान से भी बड़े हो गए, जगन्नाथ जी से बड़े हो गए, राम जी से बड़े हो गए। मतलब ये इस तरह का जो डिक्टेटरशिप रूल है, आपने देखा रशिया बर्बाद हो गया इस चक्कर में, चाइना बर्बाद है क्योंकि वहां पे सिर्फ डिक्टेटरशिप है। बहुत जल्दी पाकिस्तान से ज्यादा बुरी, बांग्लादेश से ज्यादा बुरी हमारी राजनीतिक स्थिति हो जाएगी, क्योंकि एक प्रॉपर डिक्टेटरशिप की तरफ, तानाशाही की तरफ ये मुल्क बढ़ रहा है। पहले सिर्फ नेताओं के ये बयान होते थे कि मुल्क में तानाशाही फैल गई है, लेकिन अब हमने जो सर्वे कराई, जनता से जाके बात करी, अब जनता में ये पूरा का पूरा फीलिंग है कि तानाशाही की तरफ देश बढ़ चुका है। अगर 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं आए या बीजेपी वाले हटे नहीं, तो पूरा का पूरा एक तानाशाही माहौल हो जाएगा, संविधान को बदल दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी अपनी जो प्रतिक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार देती है और इसका इनको खासे तौर पे नुकसान पड़ेगा। ठीक है खुदा जी, ठीक है, मैं 1 मिनट आपको बीच में रोक रही हूँ, वापस आऊंगी। 1 सेकंड, दिनेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? दिनेश जी? हाँ जी, मेरी आवाज पहुंच रही है सर? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आ रही है ना आपके पास? हाँ, आपकी आवाज भी मुझ तक आ रही है। दिनेश जी, इस चुनाव में ले लीजिए या पिछले चुनाव में ले लीजिए, आरएसएस की कितनी भूमिका रही है? और क्योंकि मातृ संगठन भारतीय जनता पार्टी अपना मानती है, अपनी माँ की तरह मानती है, तो मुझे लगता है सब कुछ जब सीखा वहाँ से है, तो ये बयान इस वक्त पर जब नड्डा जी ने कहा अब हम सक्षम हैं, हम बड़े हैं और वैचारिक मोर्चा है, वैचारिक रूप से काम करती है आरएसएस, हम अपने अपने अधिकार से, अपने हिसाब से काम करते हैं, क्या मायने हैं इस बयान के? तो संघ है अपने आप में एक गैर राजनीतिक संगठन है, समाज के अंदर कार्य कर रहे हैं, राष्ट्र हित में व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण का कार्य संघ का रहा है। लेकिन जितने भी राष्ट्र की पवित्र भूमि के अंदर राजनीतिक दल हैं, उन दलों को अपनी अपनी राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने का पूरा अधिकार है। ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि भारत के अंदर सभी को अपनी बात कहने का पूरी तरह से अधिकार है। यहाँ पे ही माननीय लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री राष्ट्र के कैसी कैसी भाषाएं यहाँ बोली गई, किस किस तरह की बातें हुई है, पिछले 10 सालों में सबने देखा है। और पूर्व काल में माननीय परम श्रद्धेय मोहन भागवत जी का बयान आया था कि संघ अपना कार्य करता है। वो विषय था कि संगठन मंत्री भारतीय जनता पार्टी के अंदर आरएसएस से प्रचारक जाते हैं। उस बयान के ऊपर उन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी संगठन मंत्री मांगते हैं तो हम लोग देते हैं, लेकिन भारत की पवित्र भूमि के अंदर कोई भी अन्य राजनीतिक दल अगर कभी हमसे संगठन मंत्री मांगेगा उसके ऊपर विचार किया जाएगा। संघ देश हित का काम करता है, राष्ट्र हित का कार्य करता है, सभी के लिए कार्य करता है। और अगर कोई व्यक्ति इस बात को समझता है कि हमारा संगठन आज मजबूत हुआ है तो अच्छी बात है। ये भारतीय जनता पार्टी पहले जनसंघ के रूप में कार्य करती थी, 2 हमारे सांसद जीत के आते थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी
6 अप्रैल 1990 में बनी है, 80 में बनने के बाद फिर जो है इन्होंने संघर्ष की, मेहनत किया, तो आज अपनी सरकारें बनाई हैं। अच्छी बात है और सबको प्रयास करना चाहिए इस बात का। जो भी जो कह रहा है अपनी अपनी मर्यादा, उनकी सबकी अलग अलग है, सब अच्छी बात है जो कह रहे हैं सब, लेकिन संघ को इस विषय को लेना देना नहीं है। संघ को इसमें बिल्कुल भी घसीटना नहीं चाहिए। संघ एक अलग राष्ट्र का विश्व के अंदर एकमात्र संगठन संघ ऐसा है कि इसका कोई मुकाबला या इसके कोई विचारधारा के साथ तुलना करने का कोई मतलब बनता ही नहीं। ठीक है, चलिए दिनेश जी, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद हम बहुत जल्दी से लौटेंगे इस वापस चर्चा पे, लेकिन एक बात तो सही है कि यदि संघ की अपनी एक अलग भूमिका है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को इतना इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं, और यदि इन्वॉल्व है तो आपको ये बोलने का अधिकार नहीं। कुल मिला के बयान तो आया है और इसीलिए चर्चा का विषय। अनिल जी, मुझे एक महत्वपूर्ण बात आपसे यहाँ पूछनी है। देखिए, क्योंकि कोई भी बात किसी से छिपी नहीं होती है, लोकतंत्र है, इलेक्शन है, और मुझे लगता है पब्लिक डोमेन में सारी चीज़ें जब आती हैं तो किसी से छिपे नहीं रहती। इस बार का जो इलेक्शन है, मैं सीधे सीधे पूछूं, और पिछले इलेक्शंस भी मैंने कई देखे हैं, आरएसएस की भूमिका महत्वपूर्ण दिखी है। देखिए, अब ये नहीं होता कि साथ में कोई मंच पे ही आके खड़ा होगा तो ही हम कहेंगे कि वो एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। बहुत सारे सपोर्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई बार नज़र भी आ जाते हैं, लेकिन जब बिल्कुल ही नज़र नहीं आते तो फिर सवाल उठता है। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि क्या आरएसएस की मदद कभी भारतीय जनता पार्टी ने ली नहीं है? तो पुराने इलेक्शंस जो थे उसमें कितनी भागीदारी दिखती थी, कितना वो जो नज़ारा था वो अलग दिखता था। इस बार कुछ नहीं दिखा। नहीं राखी जी, पहली बात तो ये है कि आरएसएस हमेशा देश के बारे में सोचता है। आरएसएस हमेशा सोचता है कि देश किनके हाथों में सुरक्षित है। आरएसएस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, तो आरएसएस का बड़ा स्पष्ट मत है कि आरएसएस कुछ नहीं करेगा, आरएसएस के स्वयंसेवक सब कुछ करेंगे। इसलिए आरएसएस के स्वयंसेवकों को पूरी छूट है कि उनकी विचारधारा जहां भी मेल खाती है वहां के लिए वो काम करें, उनको कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन मैंने आपसे जो पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूं कि आरएसएस में किसी भी दल का आदमी, किसी भी धर्म का आदमी शाखा ज्वाइन कर सकता है। सबका स्वागत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सीपीआई, कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता, कोई भी धर्म का व्यक्ति आरएसएस में जाए तो उसका शाखा में स्वागत है। आरएसएस ज्वाइन कर सकता है, विचारधारा से मिल सकता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है कि निश्चित तौर पर स्वयंसेवक देश हित के अंदर जो भी उसे करना है वो करे, स्वतंत्र है। आप एक बात और है जो भी पूर्व वक्ता ने कहा है कि आरएसएस को की भाजपा को जरूरत नहीं है, ऐसा कोई बयान किसी भी बीजेपी के नेता ने नहीं दिया। ये पूरी तरीके से रॉन्ग है। दूसरी बात में एक बात और कहना चाहता, आपने ये देखा होगा कि जिस टाइम चीन के साथ युद्ध था, कांग्रेस की सरकार थी, जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, और उस समय पर अगर आवश्यकता पड़ी तो आरएसएस के सारे स्वयंसेवकों ने वो ये नहीं देखा किसकी सरकार है। अगर देश को आवश्यकता है बॉर्डर पर जाने की, सिस्टम संभालने की, सिस्टम को मदद करने की, सड़कों पर उतरने की, तो आरएसएस का प्रत्येक स्वयंसेवक सरकार के इशारे के बाद ही पूरी तरीके से मैदान में उतर गया था। आप ये देखें, कहीं विमान हादसा हो, कहीं बाढ़ आ रही हो, कहीं आग लगी हो, कहीं भूकंप आया हो, आप आरएसएस के कार्यकर्ता वहां फौरन जाकर के उस मदद में लग जाते हैं। वो वहां ना हिंदू देखते हैं, ना मुस्लिम देखते, ना सिख देखते, ना ईसाई देखते हैं, ना किसकी सरकार है किसकी सरकार है वो भी नहीं देखते। अनिल जी देखिए, आपने एक बात कही विचारधारा की। यदि आरएसएस की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अपने मातृ संगठन आरएसएस से मेल खाती है तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मुझे लगता है हम में से किसी को आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात की है कि जब विचारधारा मेल खाती है, जब आरएसएस देश का विकास चाहती है, जब भारतीय जनता पार्टी इस विजन के साथ है जो विकसित भारत के संकल्प को लेकर चल रही है, तो फिर यहाँ पर वो बात क्यों आ गई राष्ट्रीय अध्यक्ष की, अब हम सक्षम हैं, हम बड़े हो गए हैं, हम सक्षम हैं, वो अपने निर्णय लेते हैं, हम अपने निर्णय लेते हैं। बात इस चीज की आई बस। राखी जी, पहली बात तो ये बहुत पुराना बयान। दूसरी बात ये है कि इससे दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है, और ये भी एक सच्चाई है कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के डे टू डे के विषय में कोई इंटरफेयर नहीं करते।
उनका काम, आरएसएस अपना संगठन चलाते हैं, बीजेपी अपना संगठन चला रही है। कहाँ ये अनिल जी, जरूर है कि मातृ BJP संगठन है और एक हाँ। माँ जब एक बच्चे को चलना राखी जी। सिखाती है उंगली पकड़कर, मेरी बात सुनिएगा, जैसा रमेश जी भी कह रहे थे, मैं उसी लाइन पे आऊंगी। क्या बच्चा जब बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, तो क्या वो अपनी माँ को भूल जाता है? क्या वो जो जिस निर्णय पे जा रहा है, क्या वो अपनी माँ से सलाह मशवरा नहीं करता? राखी जी, ये तो प्रश्न, भूलने का तो प्रश्न ही नहीं है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जहां भी आवश्यकता होती है वो संघ से बिल्कुल राय लेता है। संघ को भी जहां भी आवश्यकता होती है वो भारतीय जनता पार्टी को राय भी देते हैं, लेकिन उन सब राय के पीछे होता है देश सर्वोपरि। वहाँ व्यक्तिगत इच्छाएं या व्यक्तिगत आवश्यकताएं, ये व्यक्तिगत चीजें नहीं होती हैं। आरएसएस जो भी सोचते हैं वो देश के बारे में सोचता है और उसको जहां भी आवश्यकता होती है वो देश के लिए बिल्कुल मार्गदर्शन भी करता है कि भाई ये देश के हित में है, हमको ऐसा करना चाहिए। और आपने एक बात देखी, चाहे माननीय मोहन भागवत जी हों या इनसे पहले भी हमारे जितने भी संघ कार्यवाह हैं, सबका हमेशा देश हित के प्रति चिंतन रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की विचार, क्योंकि वो हमारा मातृ संगठन है, निश्चित तौर पर हम उनके मार्गदर्शन में ही चल रहे हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल आपसे अनिल जी, क्या इस बार किसी तरह के मार्गदर्शन की या सलाह मशवरे की जरूरत पड़ी आरएसएस से? आज अब सही मायनों में ये पूरा चुनाव भी आरएसएस की मदद से ही लड़ा जा रहा है। इसके अंदर कहीं से कहीं तक भी दो राय नहीं। आज भी सारे स्वयंसेवक जमीन में निश्चित तौर पर जिनकी भारतीय जनता पार्टी से विचारधारा मिलती है वो सब भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। मैंने एक बात बड़ा स्पष्ट कहा कि आरएसएस के अंदर सभी धर्म के लोग और सभी विचारधारा के लोग, सभी पार्टियों लोग शाखा ज्वाइन कर सकते हैं, मगर किसी को भी मनाही नहीं है। चलिए, और आरएसएस में निश्चित तौर पर आपने बीजेपी का ही समर्थन करना है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो बीजेपी की विचारधारा के स्वयंसेवक हैं वो बीजेपी में काम करते हैं, कर रहे हैं और आगे भी ठीक है। अनिल जी, जब जब समर्थन हुआ है आरएसएस का तब तब दिखा है, इस बार कुछ नजर नहीं आया, इसलिए मैंने ये सवाल किया था। हो सकता है आप कह रहे हो तो आपको ज्यादा पता होगा, अब हो सकता है पब्लिक डोमेन में नहीं दिखे भागवत जी या कोई और चीज, मुझे लगता है दिनेश जी बहुत बेहतर बता पाएंगे। हुदा जी कुछ कहना चाह रही हैं उससे पहले, हुदा जी बोलिए। जी, मुझे अनिल जी की बात पे बड़ा हंसी भी आ रही है, अफसोस भी हो रहा है आरएसएस वालों के लिए। और मैं बस यही कहना चाहूंगी कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, और आरएसएस वालों के लिए कि बहुत निकले अरमा फिर भी कम निकले। बीजेपी ने आरएसएस को पूरी तरीके से इस्तेमाल किया, उनका जब लाभ उठा सकते थे लाभ उठाया। 10 साल अपना पूरा का पूरा संगठन इतना मजबूत कर लिया, और अब आरएसएस को एक तरह से बिल्कुल चुपचाप करके साइड पे करके निकाल दिया गया है। देखा जाए तो बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे का, अपने मुनाफे की चीजें देखती है। आप इनके तमाम चुनाव में बयानबाजी भी देख लें, चाहे वो किस तरह की बयानबाजी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि आपकी टोटी उठा के ले जाएंगे, आपकी भैंस ले जाएंगे और आपके मंगलसूत्र ले जाएंगे, पता नहीं क्या क्या। मतलब कम से कम चुनाव के टाइम पे तो आप कोई एक मुद्दे की बात कर लें, आप कोई एक काम की बात कर लें। आपके साथ जिन्होंने सालों तक दिया है आप उनको साइड पे कर रहे हैं। आपने मैम बहुत सही एक बात कही कि मोहन भागवत जी या कोई भी आरएसएस का जो प्रोमिनेंट लीडर है वो चुनाव प्रचार में इस दफा नहीं दिखा, किसी स्टेट में नहीं दिखा, किसी भी राज्य में नहीं दिखा। तो इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो इनकी इंटरनल टसल है वो अब जनता के सामने आ चुकी है। और आरएसएस की जो अपनी विचारधारा है उससे ज्यादातर जितनी राजनीतिक पार्टियां हिंदुस्तान में, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, ये सारी पार्टियां और मजीद और बहुत सारी ऐसी पार्टियां नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, जो आरएसएस की विचारधारा पे नहीं बैठती हैं। तो कहीं ना कहीं आरएसएस की जो अपनी विचारधारा है, हम सब जानते हैं उनका क्या रोल रहा है इंडिपेंडेंस में, जो कि कुछ भी नहीं था। और वैसे मतलब आगे आरएसएस पे कई सारी बुक्स लिखी गई हैं, कई सारे उन पे बयानबाजी भी हुई है, लेकिन बीजेपी के लिए आरएसएस जिस तरह से भाई ने फरमाया था अभी, एक माँ की तरह है।
अगर ये अपनी माँ को ही साइड पे बिठा सकते हैं तो पूरी की पूरी जनता के लिए ये एक बहुत बहुत सोच का विषय है, बहुत एक खतरे का विषय है, बहुत ज्यादा एक मतलब जाहिर सी बात है सारी की सारी बीजेपी को इस चीज पे सोचना चाहिए। तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो तो सोच नहीं रहे, लेकिन बीजेपी के जितने वॉलंटियर्स हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, उन सबको इस बात का अंदाजा लगा लेना चाहिए कि जब आरएसएस जिसकी पैसों की पावर की वजह से, जिसकी मैन पावर सपोर्ट की वजह से, जिसकी विचारधारा की पावर की सपोर्ट से, ये तमाम चीजों से जिनसे एक्चुअली बीजेपी आज जिस स्थिति पर है वो पहुंची है, उसको इतने बड़े संगठन को आरएसएस को साइड पे रख दिया गया। देखिए मैं आरएसएस की बिल्कुल सपोर्टर नहीं हूँ, मेरी विचारधारा दूर दूर तक मेल नहीं खाती, लेकिन इस बात से मैं बखूबी वाकिफ हूँ, पूरा देश बखूबी वाकिफ है कि आरएसएस की वजह से ही बीजेपी जो है वो आज है। अनिल जी आरएसएस के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। कम से कम आपको उनके काम गिनवाने का मौका मिला इस डिबेट पर, लेकिन आपके जो वरिष्ठ नेता हैं, आपके जो सीनियर लीडर्स हैं, वो अगर आरएसएस को नकार रहे हैं, वो अगर जेपी नड्डा जी का बयान बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, वो अगर कोई बयान में अपने ये कह रहे हैं कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, बीजेपी सक्षम है अपने आप में, तो इससे या तो उनका अहंकार दिखता है या फिर कहीं ना कहीं उनकी हिमाकत दिखती है। ठीक है, हुदा जी रोकूंगी। ठीक है, हुदा जी बीच में रोकूंगी। पुनीत जी जुड़े हमारे साथ। अनिल जी एक मिनट, अनिल जी एक सेकंड आ रही हो। पुनीत जी जुड़े हमारे साथ। पुनीत जी, चलिए पुनीत जी हमारे साथ फिलहाल अब इस चर्चा में अभी कनेक्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले भी इन्फॉर्म किया था उन्हें कहीं निकलना था, तो वो इस चर्चा में अभी फिलहाल नहीं है। अनिल जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से बोलिएगा, है ना। राखी जी, मेरी बहन अधूरी जानकारी के साथ में आरएसएस के विषय में बोल रही। बिल्कुल जो भी दिनेश जी ने कहा है कि हम संगठन मंत्री अगर कोई दूसरे लोग पार्टी लोग मांगे तो उन पर भी विचार करेंगे। आपको ये नहीं पता कि पूरी हिंदुस्तान के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ तक कि हमारे ऑल इंडिया के संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी हैं जो कि आरएसएस के प्रचारक हैं। मैं वो बातें आपस में खोलना नहीं चाहता, लेकिन सही बात ये है कि आरएसएस जो हमारा मातृ संगठन है और मातृ संगठन रहेगा, और निश्चित तौर पर देश हित के अंदर आरएसएस का काम है, सिर्फ देश हित के अंदर काम करना। वो हमारे ऊपर बिल्कुल जिस तरीके से एक माँ बापों का अंकुश होता है, वैसे ही आज भी भारतीय जनता पार्टी का आज के ऊपर आरएसएस का अंकुश है, आशीर्वाद है। आशीर्वाद है सर, अंकुश है, तो बताया नहीं इस बार आरएसएस ने आप लोगों को या पीएम मोदी को कि आप मंच पे जाके क्या उल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं, मुद्दों पे बात कर लीजिए तो भला हो जाएगा। आप एक बात सामने, जो विपक्षी दलों ने जितनी गरिमा प्रधानमंत्री पद की गिराई है, विपक्षी दलों ने जिस तरीके से एक, अब स्वाति मालीवाल का मैं मामला बताऊं, स्वाति मालीवाल जो इनकी सांसद है, जो आम आदमी पार्टी की स्थापना से बैठकर वो सीएम के घर में पिट रही है और सीसीटीवी कैमरे को खराब करा जा रहा है, उसको दिखाया नहीं जा रहा। आप एक बताइए, ये सब इतना स्तर तक गिरने के बाद में अगर देश को सच्चाई भारतीय जनता पार्टी बता रही है तो इसको भारतीय जनता पार्टी बड़ा स्तर बता रही है। आज एक सच्चाई को सामने लाना भी गुनाह हो रहा है, सच बात कहना भी गुनाह हो रहा है। आज सिर्फ झूठी बातों के आधार पर, देखिए मुझे इतना मालूम है अनिल जी, इस पूरे इलेक्शन में आरक्षण को लेकर एक बयान आया था, फिर पीएम मोदी ने आरक्षण को लेकर बयान जारी किया था, फिर मोहन भागवत ने भी आरक्षण को लेकर अपना बयान जारी किया, और उन्होंने कहीं ऐसी कोई बात नहीं करी, उन्होंने सबकी एकता को लेकर बात करी, कहीं कोई डिस्प्यूट उनकी बातों में नहीं था। तो चलिए उनके बयान को तो मैं समझ सकती हूं कि देश हित के लिए सोचते हैं, सबके विकास के लिए आरएसएस सोचता है, जैसा कि आपने कहा। लेकिन जब आप ये भी कह रहे हैं कि आशीर्वाद यदि बीजेपी पर आरएसएस का है और अंकुश लगाने का भी अधिकार है, तो मुझे लगता है जिस तरह की बयानबाजी एक पीएम होने के नाते उन्होंने की मंच से, उस पर क्या आरएसएस ने एक बार भी मना नहीं किया, या फिर आरएसएस ने खुद मना नहीं करना चाहा क्योंकि आप लोगों ने उतनी तवज्जो नहीं दी? बिल्कुल ऐसा नहीं। आप ये बिल्कुल भी, मैं आपको फिर बता रहा हूं, हमारे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में संगठन मंत्री होते हैं, ऑल इंडिया में संगठन मंत्री हैं, वो सब आरएसएस से ही आए हुए होते हैं।
और निश्चित तौर पर वो जो संगठन मंत्री हैं, अनिल जी, मुझे नहीं लगता मोहन भागवत या आरएसएस कभी भी बीजेपी को या किसी को भी बीजेपी को या किसी को भी इस तरह के बयान देने के लिए आशीर्वाद देगी कि भाइयों और बहनों आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। भैंस वाला बयान, आप समझिए मैं क्या कह रही हूं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक अलग ऑरा में देखा गया सर। आपके पीएम नहीं है, हमारे भी पीएम है, देश के पीएम है, लेकिन उम्मीदें उनसे बहुत अलग थी। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ उन्होंने ही कहा, जितने भी राजनीतिक दिग्गज हैं उल जुलूल बयानबाजी इस इलेक्शन में आई, लेकिन उनसे उम्मीद नहीं थी। और क्योंकि आरएसएस की बात निकली, आप कह रहे हैं कि अंकुश लगाने का अधिकार है, तो फिर क्या मोहन भागवत जी ने गलती कर दी अंकुश ना लगाकर? ठीक है, राखी जी एक बात बताए ना, विरासत टैक्स का क्या मतलब है? मुस्लिम समुदाय को 4% आरक्षण का क्या मतलब है? अगर आप एक मिनट, चलिए तो जवाब तो देना पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट रुकिए ना, मुझे दिनेश जी बहुत अच्छे से जवाब दे देंगे क्योंकि वो आरएसएस विचारक हैं, तो वो मुझे लगता है बेहतर बता देंगे। दिनेश जी देखिए, दो बातें तो एक्सेप्ट कर ली अभी अनिल जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, कि अंकुश लगाने का भी अधिकार है, आशीर्वाद तो देते ही हैं, शुरू से दिया, मातृ संगठन देंगे। तो क्या इस इलेक्शन में जरूरत नहीं पड़ी अपने मातृ संगठन की, भारतीय जनता पार्टी को, या फिर कुछ ऐसा हो गया कि आरएसएस को अपनी तरफ से कुछ सजेशंस देने की जरूरत नहीं पड़ी? कुछ तो है सर, कुछ तो है। दिनेश जी, आवाज कार्य किया है और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री संघ के प्रचारक रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रचारक रहे हैं। और अभी क्या है कि तरह तरह की बातें देश के अंदर हो रही हैं, और यहाँ पे जो चैनल पे भी अपने मित्र और भाई और भगनी बैठे हैं, परमपिता परमेश्वर सबको शक्ति दें, सद्बुद्धि दें। और संघ के बारे में जानकारी का अभाव होने के बावजूद भी चर्चा को करना, ये कहीं न कहीं, ये मैं समझता हूं कि सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। मैंने आपको पहले भी कहा है, संघ एक विचार है, राष्ट्र भक्ति के लिए कार्य करता है। उनसे जो लोग सहयोग लेने की अपेक्षा करते हैं विचार के साथ, वो ले लेते हैं, जो नहीं ले पाते वो रह जाते हैं। इसलिए संघ हमेशा देश के लिए कार्य करता है। हमारे 2 प्रधानमंत्री रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, दोनों ही आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। इसलिए संघ को कभी भी राष्ट्र हित में काम नहीं करता, इसे हम अलग कर ही नहीं सकते। लेकिन कौन सा राजनीतिक दल उनका लाभ ले लेता है, वो उसकी एक प्रारब्धता है, उसकी उपलब्धता है कि हम लोग किस तरह से किस व्यक्ति की अच्छाई को, किस कार्य को ले ले। सभी इलेक्शन में, सिर्फ इसमें ही नहीं, सभी इलेक्शनों में संघ ने ये मैं राष्ट्र हित में वोट करें, वोट जरूर करें। अभी भी सभी लोग कहते हैं वोट जरूर करें। लोकतंत्र के अंदर वोट आपका अहिंसक उपकरण है, वो नारा दिया है। कभी भी कोई भी ये बात कहे कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करे, उस शब्द को कहना और इस शब्द को कहना कि नहीं आप राष्ट्र हित में वोट करें। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्र हित में कार्य कर रहा है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, उसके हक में वोट दिलाना चाहिए। 10 वर्षों के अंदर भारत के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को कहां ले जाकर के छोड़ दिया, उसकी कल्पना करनी चाहिए। 400 पार सीट का नारा दिया है, ये 400 पार सीटें आ रही है भारत के अंदर, पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है मोदी जी की। और अगर किसी के बच्चे या भाई या खानदान कोई मजबूत होता है तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी पौधे को जड़ से पानी से सींचा है, अच्छा खाद डाला है और वे वट वृक्ष बन करके लाखों करोड़ों लोग उसकी छाया में बैठे तरक्की कर रहे हैं, तो खुशी की बात है। और इस बात को कहने भी नहीं, आज मेरे द्वारा लगाया गया व्यक्ति, मेरे द्वारा लगाया गया पौधा, मेरे द्वारा ग्रसित किया संगठन आज अगर बहुत ऊंचा हुआ है, अच्छा हुआ है, तो खुशी की बात है। होना चाहिए, सबको ही होना चाहिए। आज बहन जी अगर आप कोई एनजीओ बनाती है, कल को एनजीओ पूरी दुनिया में काम करे, वो कहे कि मेरे ये बुजुर्ग हैं, आज मैं इनसे ज्यादा काम कर सकता हूँ, घर में बैठ के आप रेस्ट करो, सिर्फ विचार से काम करे, क्या बुराई है इसमें? क्योंकि अगर आपका बेटा आईपीएस कर रहे, आईएएस कर ले, उसका जग में नाम हो, तो गली वाले पता क्या कहते हैं कि ये देखो उस कमिश्नर के पिताजी जा रहे हैं। और अगर किसी का बेटा गलती करेगा तो वो कहेंगे देखो फला आदमी का बेटा जा रहा है। इसलिए जब पुत्र तरक्की करता है, बेटा बेटी तरक्की करते हैं, अपने भाई तरक्की करते हैं, कि खुशी होनी चाहिए। तरक्की करने वाले व्यक्ति को इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पिताजी आप जो है शांत रहे, हम लोग सक्षम हैं इस कार्य को करने के लिए। ठीक है। अच्छा, मुझे दिनेश जी एक छोटा सा सवाल और है आपसे। सर, काफी दिनों से कुछ बातें आ रही थी,
मैं ऑथेंटिक रूप से इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि मैंने तो डायरेक्टली नहीं सुना, लेकिन आई, पब्लिक डोमेन में आई, बहुत सारे लोगों ने पूछा, हमसे भी पूछा, मैंने कहा ठीक है, क्योंकि आज आप इस चर्चा में जुड़े, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। इस तरह की बातें आई थी कि आरएसएस या संगठन से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है वो किसी को भी वोट कर सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको बीजेपी को ही वोट करना है, वो किसी को भी वोट कर सकता है। क्या ये ठीक है? संघ का प्रत्येक कार्यकर्ता पहले भारत का नागरिक है और नागरिक को, भारत की पवित्र भूमि के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक को, सभी को जहां इसकी विचारधारा वोट करने का पूर्ण अधिकार है। और अगर ऐसा ना होता, दिल्ली की पवित्र भूमि के अंदर 7 सीट लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को मिली और वही भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव हार गई। 2014 में जो हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ रैली भी की थी। केजरीवाल जो कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी बड़ी नहीं थी, कोई संगठन नहीं था, कोई नेता नहीं था, और 67 सीट केजरीवाल को और 3 सीट भारतीय जनता पार्टी को। वो नहीं देखा क्या देश में, वो नहीं देखा क्या पैनलिस्ट में कि यही तो देश की जनता थी, वही लोग थे, वही नेता थे, सबने केजरीवाल को वोट दिया और केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए। और लोकसभा का इलेक्शन आता है तो वही लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट डालते हैं। इसलिए ये बात साबित हो गई बहन जी कि देश का नागरिक जिसको चाहता है वोट डालता है। सिर्फ संघ का सवाल नहीं है, संघ के जो कार्यकर्ता है नागरिक है भारत के। और ये उदाहरण है केजरीवाल का, और केजरीवाल ने बाद में क्या क्या किया पूरे देश ने देखा, किस किस तरह घोटाले। मतलब वो जिसको चाहेंगे वो वहां वोट कर सकते, बिल्कुल कर सकता है, पूर्ण अधिकार है लोकतंत्र के अंदर, वोटिंग डेट हमारे पास है। और मैं तो एक अपील भी करना चाहता हूँ कि कल का वोटिंग का दिन है, वोटिंग परसेंटेज 100% होनी चाहिए और वोटिंग परसेंटेज घटनी नहीं चाहिए। अगर वोटिंग परसेंटेज घटती है तो देश का नुकसान है, राष्ट्र का नुकसान है, संगठन का नुकसान है, पार्टी का नुकसान है, व्यक्ति का नुकसान है। ठीक है दिनेश जी, वोट का अधिकार मिलना चाहिए, कल को 100% वोटिंग करना चाहिए। केवल सबको एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि बगैर किसी संगठन के बारे में, बगैर किसी विचार के बारे में, बगैर किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी का अभाव होगा, उसके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलिए मैं रोकूंगी दिनेश जी अब। ठीक है सर, बहुत ज्यादा वक्त दिया है मैंने। रमेश शर्मा जी, ठीक है दिनेश जी सर, बस ठीक है, 60-70 साल पूरे देश ने देखा, सत्यानाश किया कुछ। रमेश शर्मा जी देखिए, बहुत सारी बातें आई हैं, एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ हम जुड़े हुए हैं, ये भी कह दिया कि हम आशीर्वाद भी हमें मिलता है और यदि अंकुश लगाने का अधिकार है तो वो भी है। बावजूद इसके ये सवाल इसलिए उठा कि सीधी सी बातें देखिए, हम उस एंगल से ही देख रहे हैं कि यदि माँ है तो आप इतने बड़े हो गए हैं कि इस तरह के बयान दे रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी सही है कि अच्छी बात है, यदि आप बड़े हो गए हैं तो हम तो भी खुश रहेंगे, भले आप हमारे बिना सब कुछ कर सकते हैं। तो ये दोनों तरफ से जो बातें हैं ये क्या ठीक लगती हैं? देखिए, मोटे तौर पर इन बातों को कई बार सोचने का एक तरीका होता है, जैसा कि मैंने पहले कहा और दिनेश जी की बात से भी प्रकट हुआ है। संघ वाले मात्र संगठन है उनका, नीति के मामले में, निर्देश के मामले में, राष्ट्र संस्कृति पर वो अपनी बात रखते हैं, लेकिन उनसे संबंधित जो संगठन है, जिनकी डे टू डे की वर्किंग होती है, उसमें वो बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करते। किस नेता को किस मौके पर किस तरह का बयान देना है वो अपने आप में वो निर्णय करता है। इसके अलावा संघ का कार्यकर्ता, जहां तक मैं समझता हूं, संघ का स्वयंसेवक अगर वो काम करता है, वो प्रचार से बहुत दूर रहता है, वो प्रेस नोट तक बना जारी नहीं करता। अगर कहीं बाढ़ आ गई तो वो जाता है, कहीं दुर्घटना हो गई तो वो जाता है, कहीं भूकंप आ गया तो वो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब भी कभी ऐसे चुनाव हुए हैं, जिन चुनाव में निर्णायक कोई बात रही हो, राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक बिंदु साथ में रहे हो, संघ के कार्यकर्ता निकलते हैं और चुपचाप अपने मतदाता को जागृत करके और चुपचाप घर में लौट जाते हैं। इस चुनाव में जहां तक मैं समझता हूं, मेरी बात से कितने अनिल जी सहमत होंगे, कितने दिनेश जी सहमत होंगे, वो जाने। इस चुनाव में भाजपा का जो कार्यकर्ता है उसकी सक्रियता उतनी नहीं दिखी जितने संघ के स्वयंसेवकों की निचले स्तर पर, जमीन स्तर पर सक्रियता दिखी। जहां तक चुनाव प्रचार का बात आती है, संघ के जो पदाधिकारी हैं, संघ सरसंघ चालक जी हो सकते हैं, सर कार्यवाहक जी हो सकते हैं, दूसरे और कार्यवाहक हो सकते हैं, ये लोग कभी भी सीधे, या प्रांत प्रचारक हो सकते हैं, प्रांत के प्रमुख हो सकते हैं, ये लोग कभी भी सीधे चुनाव प्रचार में नहीं जाते। कभी अगर आवश्यकता हुई तो कार्यकर्ताओं की एक बैठक कर ली, बस इससे ज्यादा वो लोग काम नहीं करते। सीधा चुनाव प्रचार कोई संघ का जो अधिकारी है, पदाधिकारी है संघ का,
वो कभी सीधा प्रचार तो करते ही नहीं। तो मोटे तौर पर मोदी जी को किस बयान की कहाँ जरूरत है? कई बार मान करके चलिए कि गटर की सफाई के लिए नीचे उतरना पड़ता है। जिस तरीके से बयानबाजी आ रही थी उसका जवाब तो दिया ही जाना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ सारे के सारे राजनीतिक दलों के बयान जो आए हैं, वक्तव्य जो आए हैं चुनाव प्रचार में, वो कहीं ना कहीं बहुत गरिमा के अनुकूल बिल्कुल नहीं आए हैं। तो उसी के अनुरूप वो चुनाव प्रचार अपने हिसाब से चलता रहा। तो मोटे तौर पर जैसा कि मैंने फिर रिपीट करता हूँ, संघ का और भाजपा का नाता कभी दूर नहीं होगा। वो निश्चित रूप से संगठन है, लेकिन डे टू डे की वर्किंग में वो कभी हस्तक्षेप नहीं करते। किसको टिकट देना है वो लोग देते हैं, उनके घोषणा पत्र में क्या रखना है वो रखने हैं। सरकारें भी उनकी अगर बन जाती हैं तो हो सकता है मेरा आकलन गलत हो, वो केवल एजुकेशन के मामले में, संस्कृति के मामले में 2-3 डिपार्टमेंट को छोड़ करके वो हस्तक्षेप ही नहीं करते। किसको उद्योग मंत्री बनाना है उसको बना लो, किसको रक्षा मंत्री बनाना है उसको बना लो। कुल मिलाकर के जो बहुत सीमित तरीके से राष्ट्र को लेकर के कोई बात हो, संस्कृति को लेकर के कोई बात हो, परंपरा को लेकर के कोई बात हो, सनातन को लेकर के कोई बात हो, इन 4 के अलावा 5 विषय में वो बोलते नहीं, जहां तक मैं समझ पाया हूं अपनी पत्रकारिता के लंबे जीवन में। तो बयान आया है, इस बयान, इस तरह का बयान कि कुल मिलाकर के संघ अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। भाजपा के समय समय पर कई नेताओं के आए हैं। दूसरी एक और बात बताता हूँ रमेश जी, समय हो गया सर, मुझे रोकना पड़ेगा। आरपी श्रीवास्तव जी की प्रतिक्रिया नहीं आ पाएगी। आरपी श्रीवास्तव जी, बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया जल्दी से। जो भी बयान आए हैं नड्डा जी के, निश्चित रूप से अभी सारे जो संघ के विचारक की बात मैंने सुना, रमेश शर्मा जी ने कहा, इन सारी चीज़ों को लब्बो-लुआब अगर देखा जाए, इवन हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने भी कहा कि संघ से उनका रिश्ता है, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। दूसरी बात है कि अब ये सक्षम हो गई है भारतीय जनता पार्टी। अब कितनी सक्षम हो, क्या इनके बिना सक्षम हो गई है या सक्षम है, ये दोनों स्थिति है। तो हमें लगता है कि आज का जो बयान है, जो अभी बयान पिछले दिनों में आया है जेपी नड्डा साहब का, कहीं न कहीं जो है संघ को लेकर के ये बयान थोड़ा सा हतोत्साहित करने वाला है। क्योंकि जो मातृ संगठन, कभी कहा यह जाता था कि ये जो है इनको पूरा निर्देश आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर से आता है, लेकिन अब आज की डेट में ऐसे निर्देश की ज़रूरत नहीं है। सांस्कृतिक, सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्रों में बिल्कुल शर्मा जी ने कहा कि इसमें ज़रूरत रहती है और उसमें उनकी भागीदारी रहती है। लेकिन फ़िलहाल अभी ये इतना ज़रूर है इन बयानों से कि निश्चित रूप से इस चुनाव में कितना संघ ने साथ दिया है, कितने उनके साथ हैं, या कोई ऐसी बात होगी जिसको लेकर के जेपी नड्डा साहब ने बयान दिया। ठीक है, चलिए, और समय भी हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, बीजेपी संघ और सियासत, क्योंकि सियासत की बात इसलिए आती है क्योंकि स्टेटमेंट ही ऐसा आया। अब कहा जा रहा है कि जुड़े तो हैं, लेकिन उसका मतलब भी दूसरे तरह से निकाला गया यहाँ पे कि ठीक है, यदि कोई बढ़ रहा है और उसे हमारी ज़रूरत नहीं है तो अच्छी बात है, हम खुश होंगे क्योंकि हम माँ हैं और हम पिता हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जिस तरह से बढ़े हैं, जिस तरह से इस पूरे इलेक्शन में सिनेरियो और ऑरा दिखा है, वो कुछ और बयां करता है कि ठीक है, आने वाले समय में देखते हैं इसका कितना इम्पैक्ट और देखने को मिलेगा। फिलहाल 2 चरण है, जिसमें से एक कल होना है और 1 जून को आखिरी यानी 7वां चरण है। उसके बाद 4 जून को पूरी तस्वीर तो साफ हो ही जाएगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।